कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार और साथ ही साथ झुमकी बहन का भी जोहार। तो झुमकी बहन, चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल करते हैं कृषि समाचार से। तो आइए देखते हैं किसान भाइयों कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है राष्ट्रीय किसान मंडी योजना। बकरियों को PPR रोग से बचाने के लिए दिलाएं टीका। अगात केरला के बेहतर उत्पादन के लिए चुने पूसा 2 मौसमी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषि उपज को उचित मूल्य पर बेचने के लिए बाजार मुहैया कराने की नीति तैयार की है। इसके लिए राष्ट्रीय किसान मंडी की स्थापना की जा रही है, जहां किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी उपज बेच सकते हैं। इसके अलावे बाजार में मूल्य के ज्यादा घट जाने की स्थिति में सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण की निधि भी बनाया है। मछली उत्पादन के मामले में झारखंड देश भर में छठे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2001-2 में झारखंड 23वें स्थान पर था। उस वक्त राज्य में कुल 14,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता था। आज यह बढ़कर 1,04,820 मीट्रिक टन हो गया है। इस वर्ष राज्य में 106 करोड़ मछली जीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस वर्ष राज्य में 1,05,000 तालाबों में मछली पालन का काम चल रहा है। बकरियों को PPR रोग हो जाए तो बकरियों की मृत्यु दर 100% तक बढ़ जाती है। बकरी पालक भाई अपने बकरियों को इस रोग से बचाने के लिए PPR का टीका दिलवाएं। हर साल 2 बार टीका जरूर दिलवाएं। पशुपालक भाई, बकरी पालन कम लागत में बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय माना जाता है, लेकिन इसके बेहतरी के लिए बकरियों को जिन संक्रामक रोगों से बचाना जरूरी होता है, उनमें से एक प्रमुख रोग है BPR। इस रोग का सबसे खतरनाक पहलू है अचानक मृत्यु दर में बेतहाशा बढ़ोतरी। इस रोग का एकमात्र उपचार है टीकाकरण। बकरियों में एक PPR रोग जो है बहुत महत्वपूर्ण रोग है। इसमें बकरियों में मृत्यु दर लगभग 100% तक हो जाती है। इसमें किसान भाई आप ध्यान दें कि अपने बकरियों का PPR से टीका साल में अवश्य करा दें। साल में 2 बार अवश्य करा दें, एक 6 महीना पर और एक 11 महीने के अंतराल में। पहले ये टीका एक बार लगाने के लिए बोला गया था, लेकिन अब किसान भाई आप जानवरों को प्रत्येक साल अपने बकरियों में PPR का वैक्सीन जरूर कराएं। किसान भाई, आप लत्तेदार सब्जी फसलों में करेला की आगात खेती करना चाहते हैं तो जनवरी तक फसल लगा दें। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, रांची लोकल या अर्का सूर्यमुखी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई, लत्तेदार सब्जी फसल करेला की आगात खेती के लिए जनवरी तक बुआई का काम पूरा कर लें। बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। 3 से 5 पुष्ट बीज हर थाले में सीधे बोएं, जिनके बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छी उपज के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, रांची लोकल या अर्का सूर्यमुखी नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। इनकी उपज क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान भाई टान खेत में लगे फसल में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे यूरिया के अधिक प्रयोग से होने वाले हानि के बारे में। किसान भाइयों, यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से बचना चाहिए। यूरिया के कई नकारात्मक प्रभावों में से एक ये है कि यूरिया जब बीजों के सीधे संपर्क में आता है तो बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3750 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1800 रुपए, चना 3150 रुपए से 3250 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3400 रुपए से 3600 रुपए, सरसों तेल 8550 रुपए से 9650 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3350 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1550 रुपए और प्याज 1750 रुपए से 2250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। जी। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। गंद्र भाई देखिए कितना बेसब्र हो रहे हैं हमारे किसान भाई बहन जानकारी के लिए। फटाफट जानकारी दे डालिए। तो चलिए किसान भाइयों, हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं रबी के मौसम में जो सब्जी आप उगाते हैं या रबी के मौसम में जो सब्जी होता है तो उसका हम कैसे अच्छी तरह से देखभाल करें, उसका कैसे प्रबंधन करें, कैसे उसके उसमें अगर कीट लग जाते हैं तो उसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए, रोग लग जाता है तो कैसे उसका प्रबंधन हो जाए। इन तमाम बातों की जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ SP कुमार जी। आज हम बात करेंगे रबी के मौसम में फसलों में लगने वाले कीट और उसके प्रबंधन के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SP कुमार साहब, वैज्ञानिक KVK लोहरदगा से। अभी के मौसम में जो फसलें लगी हुई हैं उनमें कौन कौन से कीट जो हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं किसानों को? देखिए, कीट जो है मैंने फसल को काफ़ी बर्बाद करते हैं। रबी मौसम में चूँकि कीट तो उतना परेशान नहीं करते हैं जितना कि जो है बरसात के मौसम में होने वाले सब्जियों में लगते हैं। तो कीट का प्रबंधन करने से जो है हमको क्वालिटी प्रोडक्ट जो है अच्छा मिलता है। तो जैसे ये बैगन है, टमाटर है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, आलू है, पालक है,
फ्रेंच बीन है, ये मूली है, इन सारे मैंने ये रबी मौसम के सब्जियां हैं जिन पर कीट का प्रकोप होता है। जैसे बैगन है, तो बैगन में जो है ये सूट एंड फ्रूट बोरर का ज़्यादा अटैक होता है। तो सूट एंड फ्रूट बोरर के अटैक को जो है दूर करने के लिए उस पर हम उसको अवलोकन कर करके उसको टी पोर्शन को तोड़ करके और एक अफेक्टेड पोर्शन को पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेते हैं और उसको ले जा करके कहीं दूर जला देते हैं या गाड़ देते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। इसके बाद उस पर जो है हम कीटनाशक का जो है जैसे मेटासिस्टॉक्स हुआ, रोगर हुआ, इसका छिड़काव जो है 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव कर देने से इसका जो है रोकथाम हो जाता है। और कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो काफ़ी किस्म रोग प्रतिरोधी किस्म है, जैसे स्वर्ण श्यामली है, स्वर्ण प्रतिभा, ये जो है प्रतिरोधी किस्म है। इसको भी लगा करके किसान जो है सूट बोरर से फ्रूट बोरर से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन चूँकि जो है इसका बहुत हैम्पर करता है। इसके बाद जो है वाइट फ्लाई है जो लीफ कर्ल डिजीज पैदा करते हैं, जैसे टमाटर में, मिर्चा में, बैगन में, ये जो है फ्रूट फ्लाई जो है लीफ कर्ल डिजीज पैदा करता है। ये वायरस को जो है एक पौधा पर बैठ करके दूसरे पौधा पर ले जा करके ट्रांसमिट करता है, जिससे जो है पत्तियां छोटी हो जाती है और उसमें कंकुड़ जाती हैं और फल अच्छा नहीं लगता है, फल भी नहीं लगता है। पत्तियां भोजन ही बनाती हैं, जो पत्तियां हैं अस्वस्थ हो जाती हैं, जिसके चलते जो है पौधा का विकास रुक जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम जो है 1.5 ml रोगर या मेटासिस्टॉक्स का जो है घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं, जिससे इसका नियंत्रण हो जाता है। बंद गोभी और फूल गोभी में जो है डायमंड बैक मथ का जो है प्रकोप ज़्यादा देखा गया है, जो कि उसके उत्पादन को एकदम काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। डायमंड बैक मथ, DBM इसको भी शॉर्ट में हम कहते हैं, जो कि काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। उसमें बंदा गोभी में या उसमें छेद कर देते हैं, जो अच्छा देखने में नहीं लगता है और काफ़ी उपज जो है हानि होती है, क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो इसका जो है पहचान है कि वो पतले यानी हल्के पीले रंग के, हल्के हरे रंग के और पतले कीड़े होते हैं जो उसको छेद करते हैं। इसके बाद सेमी लूपर है और इसके बाद जो है ये जो है काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास दवा जो है 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ml घोल बना करके जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं, तो इससे रोकथाम हो जाता है। इसके बाद जो है बिहार हेरी कैटरपिलर, जिसको हम कहते हैं भुआ पिल्लू, ये भी काफ़ी जो है हानि पहुंचाते हैं। तो इसको रोकथाम के लिए जो है नुभान आता है, उसको जो है 1.5 से 2 ml जो है पानी में घोल बना करके जो है छिड़काव करते हैं, इससे रोकथाम हो जाता है। मूली और सेम पर जो है लाही का प्रकोप जो है ज़्यादा होता है, उसके रोकथाम के लिए है हम जो है रोगर या मेटासिस्टॉक्स दवा का जो है छिड़काव जो है 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर करते हैं, जिससे जो है उसका नियंत्रण हो जाता है। तो इस तरह जो है हम किसान भाई इसको नियंत्रण करके हम जो है काफ़ी जो है इसको स्वच्छ रख सकते हैं, माने सुरक्षित रख सकते हैं और किसानों को जो है अच्छा प्रोड्यूस जो है मिलेगा, अपने उत्पाद अच्छा मिलेगा और अच्छा उत्पाद मिलेगा तो उसका बाजार भाव जो है भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से जो हम नियंत्रण करके जो है किसानों को जो है छुटकारा दें। अगर हम बात करें कि किसान अगर घर पे अपने उपलब्ध या घरेलू कोई दवा हो जिससे कि वो अपने खेतों में जो फसल है उसको सुरक्षित रख सके, तो उसके बारे में कुछ बताएं किसानों को। जैसे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड लोग तैयार करते हैं, जैसे नीम के फली से जो है तैयार करते हैं, तो नीम के फली भी जो है काफ़ी माने उसको हम जो है यानी 1 kg नीम के फली को जो है 5 लीटर पानी में घोल बना करके उसका भी छिड़काव करके, ताकि कीटनाशक जो है रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग जो है माने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्वास्थ्यकर नहीं है, तो घरेलू उपचार के तौर पर जो है जो हम कर सकते हैं। या बाज़ार में भी जो है नीम से निर्मित जो है दवा आती है, जैसे नीम गोल्ड है, नीमासीड है, ये सब जो है अटैक है, ये सब जो है आता है ना, ये दवा जो है हम प्रयोग करके जो हर्बल मेडिसिन जो है आता है, उसको जो हम प्रयोग करके जो है इसका नियंत्रण हम आसानी से कर सकते हैं। जी डॉक्टर, लेकिन हम आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसानों ने फसल अभी लगा दी है वो तो भी समस्याओं से ग्रस्त हैं,
लेकिन आने वाले फसलों में ये सब समस्याएं नहीं हो, उसको लेके वो अपने अगले फसल के लिए क्या तैयारी करें कि कीट से वो परेशान ना हो। देखते रहना चाहिए कि हमारा जो है माने पौधा जो है स्वस्थ है कि नहीं, कहीं से कटा फटा है कि नहीं। रोग लगता है तो जो है उसमें आदमी जो है पत्तियां पीली हो जाती है, उस पर ब्लैक स्पॉट आते हैं। लेकिन जब कीड़े का प्रकोप होता है तो पत्तियां जो है छिद्रयुक्त हो जाती हैं या कटे फटे हो जाते हैं। तो हमको अंदाज होता है कि हमारे पौधा में जो है कीट का आक्रमण हो चुका है, तो उसको रोकथाम करने के लिए जो है प्रॉपर जो है उचित मात्रा में दवा का हम प्रकोप करके उससे जो है तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मिट्टी से संबंधित कोई कीट जो है फसल को इन फ्यूचर में हानि पहुंचा रही हो, तो उसको लेके किस तरह का प्रबंधन करें? तो उसके लिए करके गर्मी के मौसम में खूब गहरी जुताई की जाती है, ताकि जो है मिट्टी के अंदर जो कीड़े हैं वो जो है ऊपर आ जाते हैं और सूरज की गर्मी से जो है मर जाते हैं या जो है अपना स्थान बदल लेते हैं। हाँ, दीमक का भी प्रकोप होता है, तो दीमक का प्रकोप होने से जो है क्लोरपाइरिफस दवा आती है, जिसको जो है 1.5 से 2 ml जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। या लिंडेन डस्ट जो है 25 kg जो है प्रति हेक्टेयर के दर से जो है छिड़काव कर देने से दीमक का प्रकोप जो है नहीं होता है। अगले फसल में जो है दीमक का प्रकोप, हाँ, अगला फसल जो है आपको दीमक के प्रकोप से सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर कुमार साहब ने आपको किस तरह से बताया कि अपने फसलों को कीट से कैसे मुक्त रखें और कैसे उस तरह का प्रबंधन करें जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो। बहुत ही अच्छी जानकारी थी झुमकी बहन, लेकिन कुछ और जानकारी हमारे पास है किसान भाइयों, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा संदेश देख लेते हैं। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। जोहार दादा। जोहार। देखिए, आज के एक बात हम सुन के रखे हैं, वो है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व तो मालूम हमारा शरीर को भी जरूरत पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या सब्जी, फसल, इन सबों में भी जरूरत पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। पोषक तत्वों का महत्व बहुत ही अधिक है किसान भाइयों। अगर पोषक तत्वों का प्रबंधन आपने सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा और आपका जीवन समृद्ध होगा। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए गंद्रू भाई, कारू भाई का जो सवाल है, उनका जो सवाल है उनके जवाब में हमारे विशेषज्ञ से हम मिलते हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SK झा जी। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे पोषक तत्वों के बारे में, और आज का हमारा विषय है समेकित पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में, जिसकी हमें विस्तार से जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK झा सर। तो हम अपने विशेषज्ञ से जानना चाहेंगे कि सर समेकित पोषक तत्व का प्रबंधन है क्या? जैसा कि आप किसान भाई जानते हैं कि दिनों दिन हमारी ज़मीन कम होते जा रही है, आबादी बढ़ते जा रही है, तो हमें अपने उत्पादन में वृद्धि करनी है। इसके लिए खासकर हमारे जो जहाँ से उत्पादन होती है मिट्टी, उसको उसकी जो उर्वरता शक्ति है उसको बरकरार रखना है, और हमें ऐसा उत्पादन भी करना है जो कि टिकाऊ हो। तो इसके लिए हमको अपनी उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए हमारे जो पोषक तत्व की जो उपलब्ध साधन हैं, जो भी हो, उर्वरक है, जैविक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उन सब का इस तरह से समन्वय करना है ताकि हम अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखते हुए अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, ताकि हम आने वाले समय में पूरी आबादी को फीड कर सकें, उनको भोजन दे सकें। समेकित पोषक तत्वों के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बताया। सर, तो इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? हमारे किसान भाई इसकी प्रबंधन कब करें? देखिए, आज की आवश्यकता है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। किसान भाई बहुत दिनों से जो उर्वरकों का व्यवहार करते आ रहे हैं, परंतु वो बैलेंस डोज का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब कुछ किसान भाई केवल यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, कुछ किसान भाई केवल फॉस्फेट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दोनों का करते हैं। लेकिन इनसे होता क्या है कि जो फर्टिलाइजर की यूज एफिशिएंसी है, मतलब उत्पादकता है जो फर्टिलाइजर की, वो कम हो जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की उत्पादकता 20 से 25% है, जब फॉस्फेट फर्टिलाइजर की और भी कम है, वो 10 से 15% है।
पोटास फर्टिलाइजर की 50 से 60% है, तो ये बहुत कम है। इसको बढ़ाने के लिए भी हमको जो उपलब्ध साधन है उन जैसे कि जैविक उर्वरक है, जीवाणु खाद है, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर या कोई भी तरह के कंपोस्ट हैं। इसके अलावा जैसे और भी अवयव हैं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉप वेस्ट का या रिसाइकलिंग का, क्रॉप रिसाइकलिंग करें। इन सब का अगर हम इस्तेमाल एक समन्वय के रूप में करते हैं तो हम फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और इसके तहत हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बनी रह सकती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, टिकाऊ उत्पादन ले सकते हैं। और सर, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि जो समेकित पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं उसमें से मुख्य कौन कौन से घटक हैं? हाँ, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। समेकित पोषक तत्व के मुख्य घटक बहुत सारे हैं। जो स्थान विशेष पर जो उपलब्ध है उसमें पहला आता है कि रासायनिक उर्वरक जो किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, तो हम रासायनिक उर्वरक को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में 20-25 तक ऐसा समझा जा रहा है कि हमें करीब 4.5 लाख करोड़ टन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पास कार्बनिक सोर्सों के तरफ से हम बहुत करेंगे तो हम केवल 1 करोड़ टन ही उत्पाद दे सकते हैं। तो बाकी के 3.5 करोड़ टन 2025 तक हमको रासायनिक उर्वरक से ही देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम रासायनिक उर्वरक नहीं दे पाएंगे तो हमारे उत्पादन उतने नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दिनों दिन हमारी अतिजोत जो है कम होती जा रही है, ज़मीन कम होती जा रही है। अतः हमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करना ही है। दूसरा आता है कार्बनिक सोर्स से, मतलब कंपोस्ट, शहरी कंपोस्ट हो, ग्रामीण कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, FYM हो, ये सभी कंपोस्ट के क्षेत्र में है, तो हम कंपोस्ट आती है। इसके बाद तीसरा आता है क्रॉप वेस्ट। तो क्रॉप वेस्ट जो है, जैसे हम धान काट लेते हैं, उसका पुआल है, किसी चीज़ के जो उसको हम फेंक देते हैं या बहुत सारे पंजाब वगैरह में जला दिया जाता है, तो उससे हमारे बहुत सारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। तो हम उसको अगर कंपोस्टिंग करके उसका रिसाइकलिंग करते हैं या ज़मीन में दबा देते हैं, ज़मीन में अगर सड़ जाता है तो हमारी भूमि में, हमारी मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। खासकर जो क्रॉप वेस्ट है उसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे कि जमीन में जो है पोषक तत्व बने रहते हैं। इसके अलावा जीवाणु खाद आते हैं। तो जीवाणु खाद बहुत तरह के, ऐसे पल्स के लिए जैसे दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर है, धान के लिए ब्लू ग्रीन अलगी है, एजोटोबैक्टर है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है, इन सब का इस्तेमाल हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मिट्टी की जो अमेंडमेंट, सॉइल अमेंडमेंट बोलते हैं, जैसे चूना है, जिप्सम है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अहम चीज़ है, हमारे जो फसल चक्र है उसमें हम अगर दलहनी फसलों का इस्तेमाल करें, फसल चक्र में एक फसल अगर हम दलहनी फसलों का इस्तेमाल करें तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ये क्योंकि दलहनी फसलों में के जड़ों में एक नोड्यूल होता है जो कि हवा से नाइट्रोजन वहाँ फिक्स करता है, मतलब हवा, वो एक पौधों की जड़ों में एक गांठ होती है, किसान भाई जानते हैं दलहनी फसलों में, उस गांठ में हवा से नाइट्रोजन फिक्स होता है और वो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अतः अगर हम जीवाणु खाद का उपयोग करते हैं तो 30 से 40 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हम ज़मीन में पौधा उपलब्ध करा देता है। इससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है और हमें जो है, अगर हम इन सभी जो अवयव हैं इसका समन्वित इस्तेमाल करते हैं तो हम अपना फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो है फर्टिलाइजर का वो बढ़ा लेते हैं और हमारी जो यील्ड है वो सस्टेन करता है। मतलब आज ज़्यादा हुआ कल कम हुआ ऐसा नहीं है, हम उत्पादन को एक स्तर पर रख सकते हैं और हमारी ये ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको बरकरार रखते हुए हम अपनी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तथा पर्यावरण को भी कोई दोष नहीं होता है, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि अब किसान भाई कहते हैं कि सोचते हैं कि अगर हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी ज़मीन बर्बाद हो रही है, लेकिन अगर किसान भाई जैविक खाद के साथ, जीवाणु खाद के साथ, सॉइल अमेंडमेंट के साथ अगर इसी को कहते हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे अपने खेतों में, तो उनका ज़मीन का जो सुरक्षा है, ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहेगी। उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक जो प्रतिक्रियाएं हैं, जैविक गुण हैं, वो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। और इससे आप लंबे समय तक अपनी ज़मीन की रक्षा करते हुए, वातावरण की रक्षा करते हुए अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। और अब आने वाले पीढ़ियों को भी आप इससे उसी ज़मीन से आप अच्छा उत्पाद दे पाएंगे। इसके लिए आज की आवश्यकता है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। सर, आपने हमारे कार्यक्रम में आया और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। देखिए, मेरा वो जो भ्रम था, जानकारी कम थी, वो आज जो ये जान के हुआ कि नहीं, पोषक तत्व जो है
वो सब्जी को भी जरूरत पड़ता है, फसलों को भी जरूरत पड़ता है। बिल्कुल हर जीव जंतु सबको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और हम सभी जानते हैं कि जो भी फसल है वो भी एक तरह का सजीव ही प्राणी है, सजीव चीज है, तो उसको भी पोषक तत्व की जरूरत होती है और पोषक तत्वों की कमी की वजह से आपका उत्पादन कम भी हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखें हमारे किसान भाई। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं IMD पुणे, कुछ जानकारी वहाँ से भी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा उत्तर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। अभी के मौसम में आलू फसल में अंगमारी रोग के आक्रमण का खतरा रहता है। इस रोग से सुरक्षा के लिए किसान खेतों में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें, खेत के आसपास धुआं करें और फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव करें। पहले से बोई गई दलहनी और तेलहनी फसलों में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। जो किसान धान काटने के बाद गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वे मिट्टी में मौजूद नमी का लाभ उठाते हुए अविलंब खेत की तैयारी करके बुआई करें। चलिए IMD पुणे से भी हमने जानकारी ले ली किसान भाइयों, और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो अब हम अपना पता बता दें झुमकी बहन। बिल्कुल, हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने सुझाव और समस्या। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।